सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप लास्ट वाला जो लेक्चर आप लोगों ने देखा है, जहाँ पर हम लोगों ने सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा था। क्या चीज़ का कॉन्सेप्चुअल पार्ट? जो भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ रहे हैं, बस उसका सारा डिटेल वहाँ पे था। तो वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छे से समझा होगा। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। एक्सरसाइज इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाइज अगर आप देखें, टॉपिक वाइज देखें, तो गाइज यही वाला टॉपिक है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छा सा टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन, सारे मैक्सिमम पीवाई क्यूज आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सबसे ज़्यादा इज्जत देना इस टॉपिक को। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। दिस इज एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर। अब इसके पहले मैं एक बार रिकैप करा दूं कि हमने कौन कौन सा केस पढ़ा था। सबसे पहला केस था बेटा, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है और z का वैल्यू छोटे वाले z से छोटा था। दैट मीन्स, एक बार रिकैप कर ले, ये वाले केस में आपको इस तरीके से दिया हुआ है कार्ड, और यहाँ पर दिस इज योर मीन 0। एक नंबर है, सपोज करो, एक नंबर है, सपोज करो z। ये है बेटा स्मॉल z, ये आपका स्मॉल z। आपको बोला जा रहा है इस केस में कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है z का, विच इज लेस देन z, विच इज लेस देन स्मॉल वाला z। तो ये जो z है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा इसके लेफ्ट में निकलता है। कोई भी नंबर अगर आप ले ले, तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकलता है बच्चों, ये हमेशा इस नंबर के लेफ्ट में निकलता है। ठीक है, तो ये केस तो बहुत सिंपल है। इसका क्वेश्चन जब भी आएगा आराम से आप इसको बना दोगे। दिस वॉज केस नंबर 1। केस नंबर 2 था हमारे पास, जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बड़े वाले z का, और ये जो बड़ा वाला z है वो z1 से बड़ा है लेकिन z2 से छोटा था। ये केस है जहां पर आपका जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, आपका जो रैंडम वेरिएबल z है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का नाम लेटर z होता है। तो z z1 से बड़ा होगा और z2 से छोटा होगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था? इसका ग्राफ बनता था इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास है मीन, एक नंबर है यहाँ पे सपोज कर z1, यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास, सपोज करो z2। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको निकालना है ये वाला एरिया, मिडिल वाला एरिया। इस एरिया के बारे में बताना है, तो ये वाला एरिया का आपको डिटेल देना है। ठीक है, अब ये जो मिडिल वाला एरिया है, रेड वाला एरिया, इसका ग्राफ आप कैसे, इसका आंसर कैसे निकालते हो? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ z2 निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z2, z2 का मतलब z2 जो नंबर है इसके लेफ्ट का पूरा एरिया। तो ये जो पूरा एरिया है किसके बगल में है? किसके बगल में है? Z2। Z2 के लेफ्ट का सारा एरिया का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। अब इस पूरे एरिया में से आप माइनस कर देंगे Z1 के लेफ्ट वाले पार्ट को, तो पूरा आपने निकाला, उसमें से Z1 वाला एरिया माइनस कर दोगे। माइनस करते ही आपको रेड वाला जो रिक्वायर्ड रीजन है वो आपको गाइज मिल जाएगा। तो इसका आंसर निकलता है PZ2 माइनस PZ1। ये हमारे पास था, कौन सा केस था? केस नंबर 2 था बच्चों। ठीक है, और केस नंबर 3 था भाई। केस नंबर 3 बहुत ही आसान, वेरी इजी। यहां पर आपको बोलता था आपको लेस देन नहीं ग्रेटर देन का केस आएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है z का, विच इज ग्रेटर देन स्मॉल z। इसके ग्राफ कैसे बनते थे? तो ऐसे करके ग्राफ बना। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लेते हैं मीन, यहाँ पर एक नंबर है सपोज करो z। आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी जो आपको इस बार बताना है क्यूमुलेटिव, वो z से बड़ा होगा, तो ये z है, इसके इधर का एरिया चाहिए। तो भाई एक चीज याद रखना कि जो भी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है, जो मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, आज भी रेफर करेंगे हम लोग, उसको टेंशन मत लो। आपके एग्जामिनेशन में उसका वैल्यू दिया रहेगा तो तुम्हें एग्जाम में परेशान नहीं होना, बट अभी हम लोग सीखने के लिए उसका वैल्यू को रेफर करेंगे। तो हमेशा ना इसका वैल्यू कभी भी राइट में आंसर नहीं आता, आंसर हमेशा लेफ्ट में आता है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जेड का, प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू हमेशा इधर का मिलेगा बच्चों। ठीक है, लेफ्ट का मिलता है, लेफ्ट साइड का। तो z के लेफ्ट वाले रीजन का, इस तरफ के एरिया का आपको वैल्यू हमेशा मिलेगा। तो सर क्या हमें ये येलो रीजन का वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें तो चाहिए z इज ग्रेटर देन z, मतलब z से बड़ा वाला एरिया, वाइट वाला एरिया का वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे निकालते थे? हमें पता है इस पूरे का वैल्यू होता है 1, इस पूरे का वैल्यू होता है 1, उसमें से माइनस कर दोगे ये येलो वाला एरिया, इस पूरे में से माइनस कर दोगे येलो वाला एरिया, दैट इज पी जेड।
तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, आपको वाइट वाले का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमने 3 मेथड पढ़ा था बच्चों, 3 केसेस हैं, इसी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे होंगे। एक और चीज़ मैं याद दिला दूं कि बहुत सारे जगह पे आपको ना z डायरेक्टली दिया रहेगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी आपको क्वेश्चन में z डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बच्चों, कभी कभी z दिया हुआ नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो क्या दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन में रहेगा गिवन x। अब ये जो x है बेटा, ये रैंडम वेरिएबल है फॉर ऑल द अदर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे जो रैंडम वेरिएबल यूज होता था वो था x। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रैंडम वेरिएबल यूज होता है वो होता है z। तो अगर क्वेश्चन में आपको x दे दे तो तुम्हें z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो z निकालना कैसे है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका इसका इन तीनों का वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और इस तीनों की मदद से आप फिर z का वैल्यू निकाल सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। ठीक है, तो यही 3 चीजें हमने मेन पढ़ी थी। एक और फीचर था, हम लोगों ने नेगेटिव वाला पढ़ा था, नेगेटिव वाले साइड का। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। रिकैप तीनों केस ले लिया है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और जो हमारा क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस पे। चलो दिस इज द फर्स्ट, और इसी में आप पूरा सीख जाएंगे कि कैसे आपको आंसर निकालना है। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है फॉर इफ z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे z मेंशन किया गया है, z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो आपको पता है ना, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, z का अगर जिक्र हुआ तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ रहा फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। अब देख भाई, यहाँ पर ना सब जगह कहीं लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर्स जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना वो किसी इंटरवल का निकालना है। जैसे अगर हम लोग बोले कि पहले केस पे आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना आपको z लेस देन 1.9। z लेस देन 1.9 का मतलब पता है क्या है, z बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1.9। ठीक है, लेस देन है ना, तो सपोज करो ऐसा नंबर ले लो, ये है 0, यहाँ पे आएगा 1.9, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। अब आपसे बोल रहा है z 1.9 से छोटा होगा, मतलब इस तरफ होगा z, z हमेशा आपके लेफ्ट की तरफ होगा, 1.9 से छोटा होना चाहिए, तो 1.9 के लेफ्ट की तरफ होगा। तो अगर लेफ्ट की तरफ होगा तो z कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये पूरा हो सकता है z, ये पूरा वैल्यू। और इस इंटरवल को तुम क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.9, ये है। तो इस बार जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी आप किसी इंटरवल का निकाल रहे हो। तो जब इंटरवल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मेथड यूज नहीं कर पाओगे, वहां पे लगता ही नहीं है डिस्क्रीट मेथड। ठीक है सर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले केस पे। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दे दे, कितना भी टफ लगे, तुम उसका डायग्राम बना दो, रफ में बना दो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने के बाद पूरा सिनेरियो खत्म हो जाता है, क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। तो देखो, आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। आपसे बोल रहा है ये आपको दिया गया वैल्यू, मीन है इसका यहाँ पे ये 0, बोल रहा है ये z 1.9, तो स्मॉल z का वैल्यू क्वेश्चन में है 1.9, तो 1.9 0 के राइट में होगा। सपोज करो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.9। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन मतलब इधर का एरिया मांग रहा है, लेस देन का मतलब आपको लेफ्ट वाला एरिया मांग रहा है। तो ये कौन सा केस हुआ बच्चों, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है जहां पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ना आप डायरेक्टली ही इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी वाला जो टेबल है, क्यूमुलेटिव टेबल, आप उसको रेफर कीजिए, किताब निकालो और आ जाओ पेज नंबर 706 पे। 706 पे आना, आपको देखो कौन सा नंबर का निकालना है, 1.9 के लेफ्ट का एरिया निकालना है। तो आप ना यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा में, देखो यहाँ पर ना बच्चों आपके पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं। इस पॉजिटिव नंबर्स में से आप चूज करेंगे 1.9, तो यहाँ पर अपन आते हैं 1.9 मिल गया। और 1.9 के आगे क्या यहाँ पर और कोई डिजिट है, नहीं है, तो आप 0 0 मानेंगे। यहाँ पे 1.9 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पर एज्यूम करोगे 0। ठीक है, तो 1.9 में आओ और उसका 0 0 में आ जाओ। तो 1.9.00 वैल्यू दे रहा है आपको 0.9713, तो वैल्यू दे रहा है आपको 0.9713, यही है आपका आंसर।
निकल गया भाई आपका आंसर, डायरेक्टली आपने इसका आंसर निकाल दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो ग्राफ वाला पार्ट है, ये ग्राफ आप बस बना दीजिए, उसके बाद आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको आंसर निकालना कैसे है। ठीक है, बताइए ये वाला पार्ट ओके है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको सिर्फ ग्राफ पे फोकस करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 सेज प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है इस बार z का वैल्यू ग्रेटर दैन 2.7। तो ग्रेटर दैन वाला क्वेश्चन है बेटा, केस नंबर 3 वाला केस है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, ग्राफ बनाएंगे आप इसका। यहाँ पर आ गया इसका मीन 0। अभी यहाँ पर हमारे पास एक नंबर होगा 2.7 दिया, तो ऑब्वियसली 0 के राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होगा अगर तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, ये नंबर लाइन की तरह ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आपको चाहिए क्वेश्चन में z ग्रेटर दैन चाहिए। ग्रेटर दैन मतलब 2.7 से बड़ा वाला एरिया, 2.7 से आपको बड़े वाले एरिया का राइट वाला रीजन का चाहिए। तो अपने को तो पता है ना कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो हमेशा लेफ्ट का आंसर निकालता है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा भाई, इसका आंसर निकलेगा प्रोबेबिलिटी वन माइनस, आप पहले तो क्या करोगे, आप पूरा का एरिया निकाल दोगे। आप ये पूरा का एरिया अगर आप जानना चाहो तो इस पूरे का एरिया क्या होता है, पूरे का एरिया होता है 1। तो आप लिखेंगे 1 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे इसके लेफ्ट वाले एरिया को। तो पूरा का एरिया होता है 1, उसमें से आप माइनस कर दोगे बच्चों ये रेड वाले जोन को, इस रेड जोन को। और ये रेड जोन कैसे आता है, बस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप कौन से पॉइंट पर, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप 2.7। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.7। जो हमारा ये क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा लेफ्ट का ही आंसर देता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं 2.7 का वैल्यू। तो 2.7 का वैल्यू देखो बच्चों, डायरेक्टली अपने को मिल जाएगा 2.7 में आओ, इस सीरीज को फॉलो करोगे तो देखना यहाँ से चलते जाएंगे नीचे में आएगा 2.7। 2.7 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप हम लोग इमेजिन करेंगे 0। तो हमारे को वैल्यू मिल रहा है 0.9965। तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है 0.9965। तो इसका आंसर निकालोगे तो दिस इज कमिंग टू 0.0, दिस इज 300। बोलो ये आसान है 2.7। अच्छा ये 5 भी आएगा, सॉरी दिस इज 5, ये यहाँ पे आएगा 0.0035। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 से 6 3, 990। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 2 वाला मेथड है गाइस। बोलिए केस नंबर 2 ग्रेटर देन का केस। अब ये जब एक एक केसेस आप देख लेंगे ना तो उसके बाद तो सारा रिपीट होगा बच्चों, रिपीटेशन वाला खुद सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑलराइट, ये समझ में आया सबको। तो ये हमने 2 केस देखा बच्चों, अभी थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस हमारा माइनस वाला केस है, और माइनस वाला आपने पढ़ा था फीचर्स जब हमने पढ़ा था, तो फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब पढ़ा था ना, तो वहां पे ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस आपके माइनस वाला केस है। तो माइनस वाले केस को बहुत बढ़िया से देखना है। यहाँ पे जो आप सीख जाओगे उसके बाद काम खत्म है, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, फिर पूरा टॉपिक आप खुद से होमवर्क में खत्म कर देंगे। तो इस बार आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है z लेस देन माइनस 0.84। तो चलो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो माइनस के केस में आंसर आता कैसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.84। ठीक है, इस तरीके से आंसर आता है। माइनस में ना कभी भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आंसर नहीं देता, हालांकि आपके किताब में पीछे में माइनस में दिया हुआ, बट आपको वैसे फॉलो नहीं करना है। ठीक है, माइनस में आपको कभी भी देगा नहीं, आपको नंबर हमेशा पॉजिटिव में दिया हुआ रहेगा। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस पी जो भी जेड दिया हुआ है, जैसे जेड का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा जेड लेस देन का केस है, तो यहाँ पे z लेस देन, चलो सबसे पहले इसको बनाने से पहले, इसको बनाने से पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं कि क्वेश्चन आपसे मांगा क्या है। तो यहाँ पर नंबर माइनस में बच्चों, तो ध्यान दे रहा, यहाँ पर लेते हैं मीन, मीन आएगा 0 पे, क्योंकि नेगेटिव नंबर है -0.84, तो 0 के लेफ्ट में आएगा। सपोज करो यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने नंबर नोट कर दिया -0.84। आपसे पूछा है z का वैल्यू लेस देन दिस, तो लेस देन दिस का मतलब इससे छोटा, छोटा वाला एरिया चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में बच्चों ये वाला एरिया निकाल के दिखाना है। ठीक है,
अब आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर नंबर नेगेटिव में आपको कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आंसर नहीं देता है। हालांकि आपके किताब में पीछे में दिया हुआ, बट आप उसको फॉलो ना करें, आपको एग्जाम में भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो आपको पॉजिटिव को फॉलो करके चलना है। तो सर जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अपने को ये बात पता है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप का कर्व है, ये सिमेट्रिकल होता है। आधा इधर है तो आधा उधर भी है, बराबर है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव में -0.84 है तो राइट साइड में भी कहीं ना कहीं पे 0.84 होगा, लेकिन इस बार ये प्लस में होगा। अगर यहाँ पे माइनस में नंबर है तो प्लस में भी तो नंबर होगा, -2 है तो +2 भी होता है, -5 है तो +5 भी होता है। तो यहाँ पे नंबर है तो यहाँ भी होगा। अब आपको ये भी पता है कि क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसका हू बहू सेम एरिया यहाँ मिलेगा येलो में। एग्जैक्ट एरिया आपको मिलेगा यहाँ पर। तो जो ये एरिया यहाँ पर आंसर आएगा वही सेम एरिया यहाँ भी आंसर आएगा। तो इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है ये वाला, क्वेश्चन में निकालना है ये वाइट वाला डायरेक्ट निकलेगा नहीं, लेकिन अगर तुमने येलो वाला एरिया निकाल दिया तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना अपना काम क्या, अपने को इसका निकालना। और ये कैसे निकलता है? ग्रेटर देन वाला केस है, तो अपने को पता है येलो वाले का एरिया निकालना है। तो पूरा का एरिया कितना होता है? 1 माइनस पूरे 1 में से आप ये वाला पार्ट माइनस कर दो, 1 में से ये रेड वाला पार्ट को बेटा माइनस कर दो। तो पूरे में से पूरा 1 से अगर ये रेड माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? येलो वाला पार्ट मिल जाएगा। बस यही काम अपने को करना है, यही हमारा प्रॉपर्टी भी था। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.84। बस अब आप इसका निकाल दीजिए एरिया। चलो अब इसका एरिया वैल्यूज के रेफर कर लीजिए आप, जो भी इसके नंबर्स दिए हुए हैं। 0.84 निकालना हम लोग को। चलो, तो देखो बेटा यहाँ पे ये ना, यहाँ पर आपका 3.6 तक में खत्म हो जा रहा है। ये जब आप देखेंगे 3.6 तक खत्म हो जाएगा तो 0.8 निकालना हम लोग को, 0.8 और 4। तो 0.8 आपने निकाला, उसके आगे 0.04 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को 0.84 मिलेगा कैसे? 0.84 मिलेगा, 0.8 में जाओ और 0.8 के आगे 0.04 होगा। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो बन जाएगा 0.84। ऐसे करके वैल्यूज निकलता है। तो पहले 0.8 पे आ जाओ और उसके राइट हैंड साइड में जाओ 0.04 में, तो वैल्यूज मिलेगा अपने को 0.7995। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.7995, 0.7995। सॉल्व कर दीजिए इसको। 0 पॉइंट, ये 5 गया 5, 1 2 और 9 में 7 गया 2। तो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए था, हमें ये वैल्यू मिला है। इसका आंसर आपने आराम से यहाँ पर निकाल दिया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। अब देख, ये जो वैल्यू है ना, दिस इज 0.2005। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है बच्चों, सिमेट्रिकल मतलब ये येलो और इसका वैल्यू ये भी सेम ही रहेगा। तो ये भी 0.2005 है, ये भी 0.2005 है, दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। चलो, तो दिस इज, हम लोग 3 तरीका सीखा है। अब एक चौथा लास्ट तरीका सीखेंगे बच्चों, उसके बाद तुम सारा क्वेश्चन खुद से लगा दोगे, सारा क्वेश्चन खुद से बना दोगे, एंड दैट इज फोर्थ वन। तो अभी सबसे पहले ना अपने को ग्राफ बनाना सीखना है। तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ अगर आप बना लेंगे ना, कभी भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तुमसे कभी गलती नहीं होगा। ग्राफ अगर तुम बना सकते हो, कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो ग्राफ पे फोकस करो। आओ अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर बोल रहा है ये निकालना आपने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा। तो ये थर्ड सेकंड केस आ गया बच्चों, जहां पर अपने को इंटरवल में निकालना है एक दूसरे के बीच का। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा है z, लेकिन 1.45 से छोटा है। ग्राफ बना दीजिए बच्चों इसका। चलो ये बना, मीन ले लिया आपने 0। तो एक है 0 और दूसरा 1.45। तो यहाँ पे कहीं पे 1.45 होगा। आपको इसके बीच का एरिया चाहिए, z यहाँ बिलोंग कर रहा है, z यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो आपको इसका एरिया चाहिए। अब देखो, इसका एरिया निकालना ना बहुत आसान है। ठीक है, इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों निकालना आसान है? अभी आप एक बात जानते हो, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसको आप मान लो Z2, इसको मान लो Z1। तो आप इसको निकालेंगे PZ2 माइनस PZ1। चलो,
पी जेड टू पे आते हैं, तो जेड टू आपने 1.45 को माना है, तो 1.45 से लेकर लेफ्ट का एरिया निकालना आपको। तो गाइज आपको 1.45 से लेफ्ट का ये वाला एरिया चाहिए। ये आपको कहाँ से मिल सकता है, पूरा का पूरा एरिया, ये लेफ्ट का एरिया आपको पूरा का पूरा मिल सकता है प्रोबेबिलिटी का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है। तो चलो आ जाओ, निकालो किताब, कौन सा नंबर चाहिए, 1.45। तो 1.45 ये अभी आपको निकालने सिखा रहा हूँ मैं, बट इसका जो वैल्यूज है ना बच्चों, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, टेंशन मत लेना। चलो 1.4, तो 1.4 पे आ जाओ, और उसके बाद आगे जाएंगे 0.05। तो 1.4 पे आगे आगे जाते हैं 0.05 पे, तो दिस इज 0.9265, दिस इज 0.9265। चलो ये मिल गया, माइनस करना है आपको पी जेड वन। अरे एक स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पर ना और एक चीज़ लिख देना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए था P1.45 माइनस P0 इंस्टेड ऑफ, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, Z2 और Z1 मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, ठीक है, क्योंकि आपको केस नंबर 2 याद आ जाए इसलिए लिखा था। तो उसको आप वहाँ पे हटा दो, ये तो आ गया। चल अब भाई P0 का वैल्यू चाहिए, आपने को पता है ना P0 का वैल्यू तो 0.5 होता है, ये तो हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी में पढ़ा था। P0 मतलब ये यहाँ से यहाँ का एरिया है भाई, ये तो सिमेट्रिकल होता है, तो इधर भी ये 0.5 है, उधर भी ये 0.5 है, तो जीरो जीरो में तो कभी दिमाग लगाना भी मत, खोजना भी नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू तो अपने को पता है, इसका वैल्यू होता है 0.5, माइनस कर दो एक दूसरे को तो आंसर आ जाएगा 0.4265, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालना था, एंड दिस इज कॉल्ड केस नंबर सेकंड वाला जो आपने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज हम लोग ना प्रोबेबिलिटीज खत्म करने वाले बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने मेजर जो तरीका है सीखने का ना, इसके बाद क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें तो एक बार तुम ये सॉल्व करना सीख गए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद परेशानी नहीं है, वो आप होमवर्क में करेंगे, सारा वीडियो सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, टेंशन मत लो। मेजर काम है इसको ये सीखना कि ये ऐसा क्यों होता है, ग्राफ ऐसे बनता है तो क्यों बनता है, कब किसको यूज करते हैं, वाला केस या इसके बाद वाला केस, ये सारा केस ना बच्चों रिपीट केस है। जो भी आपने अभी तक देखा है 4 केसेस उसी 4 में फॉल करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो ये सब रिपीट केस है। आप इसको होमवर्क में बनाएंगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है, कहीं फंस जाओ तो उसको रेफर कर लेना। ये था हमारा कैटेगरी नंबर 1 क्वेश्चन, जहां पर आपको क्वेश्चन में ना सब चीज जेड के टर्म्स में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सब कुछ जेड 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 में डिफाइन किया हुआ है। अभी चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में, और इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर क्वेश्चन बेटा जेड के टर्म्स में नहीं है, यहां क्या बोल रहा है, इफ एक्स, इस बार यहां पे क्या बोल रहा है, इफ एक्स, तो क्वेश्चन में एक्स आ गया। इफ एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विथ, देखो भाई मीन दे रहा है 12 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दे रहा है 3, तो मैंने आपको बताया था ना कि अपने को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो जेड में करना है, कभी एक्स आ गया तो एक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो भाई, एक्स को ना हर बार हम कन्वर्ट कर करके उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले केस में प्रोबेबिलिटी बोल रहा है x लेस देन 15, चलो z का वैल्यू निकालो, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, x का वैल्यू यहाँ पर है 15, ठीक है, कहाँ कहाँ से लिया आपने x का वैल्यू, ये रहा भाई, x दिया हुआ है 15, तो अभी आप इसको इक्वल इक्वल टू मान लोगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 15 मान लेना, 15 यहाँ पे ले लिए, तो x का वैल्यू आ गया 15, माइनस माइनस आते मीन है कितना 12, मीन दे दिया 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 3, सॉल्व करोगे तो यह आ गया 3/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में z का वैल्यू मिल गया, जैसे ही आपको z मिल गया आप इसी को लिखना, इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है, इसका मतलब x लेस देन 15 का मतलब होता है z लेस देन 1, तो आपसे आप कभी भी ये x के टर्म में आंसर निकाल नहीं पाओगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x का आएगा ही नहीं, हमेशा z का आएगा, तो आपने z को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, z हो गया कन्वर्ट, अब चलो खेलो, निकालो वैल्यू z लेस देन 1, बताओ z लेस देन 1, क्या उसका केस हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाइए, क्या निकालना है, डायग्राम बना लीजिए इसका, यहाँ पे है 0, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, लेस देन वाला केस है बच्चों, लेस देन का केस है मतलब इधर का एरिया चाहिए, ठीक है, अपने को ये वाला एरिया चाहिए। ओह, ये तो एक बार में आ जाता है, ये तो केस नंबर 1 है, एक बार में आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। चलो 1 का निकालना है, तो यहाँ पे आ जाओ 1.0, 1 पॉइंट, अच्छा 1 है ना, 1.0 के आगे आप फिर इसको 0 ही बोलोगे,
1 का मतलब 1.0 के आगे 0, तो यहाँ पे 1.0 पे आ जाओगे, उसके आगे 0.00 पे, तो वैल्यू आ रहा है 0.8413, 0.8413। ठीक है, तो वैल्यूज आपने निकाला, तो ये हमारा पहला केस है। बोलो, जो आपने अभी सॉल्व किया, क्या उसके सामने ये बच्चा जैसा है कि नहीं है? जो अभी आपने जितने भी जेड के वैरायटी, 4 वैरायटी सॉल्व किए हैं, क्या उसके सामने ये बहुत इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है बच्चों, एकदम टेंशन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट है, ये ऐसे ही आसान है, एकदम मजे में खत्म करोगे तुम इसको, टेंशन। चलो एक और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है सेकंड, सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 का केस है। तो ग्रेटर देन वाला केस है, मतलब केस नंबर थर्ड। तो x इस बार बोल रहा है आपसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। चलो अपने को z चाहिए होगा, x माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, x का वैल्यू 18 माइनस मीन है हमारा 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3, तो 6/3 इक्वल्स टू आ गया 2। तो अगर यहाँ पे 2 आ गया, बस इसको भी लिख दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये वाला केस है हमारे पास क्वेश्चन में। तो चलो इसको सॉल्व करना आपने। सर इसका भी पार्ट बता दो, पांचवा पार्ट, अच्छा आते हैं पांचवें पार्ट पे भी आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको बेटा ये वैल्यूज दे दिया, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ग्राफ बनाइए, ग्राफ सॉरी डायग्राम बनाओ। क्या निकालना है? हमेशा डायग्राम ना रेफरेंस से बना लिया करो, कभी गलती करोगे ही नहीं। रफ में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है, नंबर हमारे पास 2, ये रहा यहाँ पे 2। आपको ग्रेटर देन वाला एरिया चाहिए बच्चों, तो ग्रेटर देन वाला एरिया आपको पता है कैसे निकलता है, 1 माइनस P2 का वैल्यू निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल्स टू 2 पे, तो z इक्वल्स टू 2 लिफ्ट का एरिया देगा। चलो 2.0 का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो 2.0 आपको मिल जाएगा 0.9772, 9772 सॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो दिस इज़ 8, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 और 0। तो हमारे पास आंसर जो इसका निकल के आएगा दैट इज़ 0.222, 0.228। ठीक है, 0.228। तो ऐसे ही करके आप सारा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं एक रिक्वेस्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पार्ट 5 में आते हैं। पार्ट 5 बोल रहा है x का वैल्यू 12 से बड़ा है लेकिन 21 से छोटा है। ये है बच्चों हम लोग का केस नंबर 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, आ जाइए। तो यहाँ पर ना दो दो x दिया हुआ है, एक है 12 और दूसरा 21। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी 12, x 12 से बड़ा 21 से छोटा। अब यहाँ पे दो x है बच्चों, एक है 12 और एक है 21, दोनों को अलग अलग करो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, z का वैल्यू कैसे निकलेगा, 12 माइनस मीन, मीन शायद 12 ही था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 3। एक बार रीचेक कर लेते हैं, मीन कितना था, मीन वॉज 12, राइट। तो अभी यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक, व्हेन x इज इक्वल्स टू 21, z का वैल्यू निकलेगा 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब 21 माइनस 12 दैट इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 9, तो 3। यहाँ पर बेटा ये वैल्यूज कन्वर्ट हो गया है, z का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ गया और लेस दैन 3 आ गया। ये वाला केस है। तो अगेन ये Z1 और Z2 के बराबर आ गया, जो हम लोगों ने केस नंबर 2 पढ़ा था। ये Z1 है और ये है Z2। तो आपको इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, PZ2 माइनस PZ1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ बनाने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। मीन है 0, तो एक नंबर है बच्चों हमारे पास 0, दूसरा नंबर है हमारे पास 3। तो अपने को ये एरिया चाहिए, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, आपको सबसे पहले निकालना है P3 का एरिया, माइनस कर देना P0 का एरिया, ठीक है। तो P3 के एरिया पे आते हैं, तो 3 निकालने के लिए अपने को चाहिए होगा 3.0। तो 3.0 पे आ जाओ, 3.0 पे आते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, करते करते नीचे में देखो आएगा 3.0, उसके आगे का 0.00, तो 0.9986। तो दिस इज 0.9986 माइनस
P0 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.5, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल देंगे, दिस इज 4986। यहाँ पर हमारा ये वाला केस भी खत्म होता है, दैट इज पार्ट नंबर 5, 2 का पार्ट नंबर 5। बोलो, इजी है? इट इज़ वेरी इजी। बस स्टार्टिंग में जब हम लोग इसका वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ते हैं ना, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि आप अपने किताब में जिस तरीके से समझाया हुआ है थ्योरी, वो तुम डायरेक्टली पढ़ लोगे तो फुल बाउंसर ऊपर ऊपर जाएगा। तो उसका हम लोगों ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से लास्ट क्लास में कवर किया था। प्रोबेबिलिटी निकालते हम लोग ऐसे है, इस तरीके से जेड को यूज़ करते हैं। कभी एक्स दिया रहेगा तो एक्स को यूज़ करोगे, जो दिया रहेगा उसको यूज़ करोगे, और उसके बाद फिर काम आसान है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा, बाकी रिमेनिंग पार्ट सब रिपीट होगा बच्चों, तो आप उसको होमवर्क में बनाइएगा, और उसका पूरा सॉल्यूशन आपके पास वीडियो में भी अवेलेबल है, परेशान मत होना। अब आते हैं गाइज मेजर पार्ट पे। अब आते हैं हम लोग मेजर पार्ट पे। अभी यहाँ से ना देखो, क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ बोल रहा है कि इफ गिवन z इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, फाइंड z फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ना इस बार डायरेक्टली एरिया दे दिया है। द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज 0.9750। अभी समझो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको ना, इस बार बेटा ग्राफ दिया है ऐसे करके, ये है अपना जीरो। यहां पर बोल रहा है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ सर्टेन जेड। जेड का तुम्हें पता वता नहीं है, अभी आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू है क्या। देख, अगर अगर यहाँ पे 0.9750 दिया हुआ है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव नंबर है। क्यों? ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये वाला, दिस एरिया, दिस इज 0.5, ठीक है। क्यों? इसके इधर भी 0.5 होता है, उसके उधर भी 0.5 होता है, तो ये तो पता अपने को 0.5 है। अभी यहाँ पे 0.9750, तो डेफिनेटली कोई नंबर इसके राइट में होगा, यहाँ पे होगा z, यहाँ पे होगा z। तभी तो इसका वाला एरिया 0.5 में जोड़ोगे, तो सपोज करो अपने को रिजल्ट क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये है 0.5, ये है x, तो 0.5 प्लस x करोगे तभी तो 9750 का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहला बात ये है ना कि आपको दिमाग लगा के ग्राफ को इमेजिन कर लेना है। ग्राफ को इमेजिन करना कि ग्राफ जीरो के राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो बेटा ये नंबर पक्का उधर में, ठीक है। अब अपने को नंबर चाहिए, एरिया है तो आपको z का वैल्यू निकालना है। अब उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि आपको इसका शीट नहीं मिलेगा, बट फिर भी चलो 0.9750 खोजना बहुत आसानी से मिल जाता है बच्चों, ज़्यादा हेडेक है नहीं। देखो मुझे मिल गया यहाँ पे 0.97 कहाँ, जीरो कहाँ पे, 50 कहाँ पे है, तो ये नंबर है 1.9 के राइट में आएंगे, ऊपर में है 0.06, तो z का वैल्यू मेरे को मिल गया 1.96। ये मिल गया मेरे को z का वैल्यू 1.96। कैसे खोजा हमने? आपको डायरेक्टली रेफर करना पड़ेगा इस चार्ट को, यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है ना टू द लेफ्ट ऑफ z, तो बेटा लेफ्ट ऑफ z ये एरिया चाहिए था अपने को। भाई ये तो डायरेक्टली मेरे को मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है? ये वाले टेबल से मिल जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपने 0.9750 खोजा, 1.9 के सामने है, ऊपर में 0.06 है, तो आंसर अपने को मिल जाएगा 1.96। तो z का वैल्यू आ गया 1.96। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बहुत कम चांसेस आने के। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको टेबल रेफर करना पड़ेगा, और आपके एग्जाम के पेपर में बहुत रेयरेस्ट लीस्ट चांस है पूरे टेबल के आने का। तो ये क्वेश्चन के आने का भी चांस बहुत कम है, बट सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी और अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है, खत्म करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, अब आप वीडियो सॉल्यूशन को रेफर करेंगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट सारा पढ़ लिया, बनाते कैसे, सॉल्व कैसे करते, सारा पढ़ लिया। अब इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है, बस आपको उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपके आंसर्स खत्म होंगे और प्रोबेबिलिटी भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रोबेबिलिटी अब खत्म कर रहे हैं, और हमारे पास अब जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हम लोग अगली क्लास में ऑन मंडे विल स्टार्ट विथ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आसान सा टॉपिक है। उसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको रखूंगा, अपने अपने से क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लो। और इन्फरेंशियल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, बहुत छोटा टॉपिक, और उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास, परपिचुइटी, डिप्रिसिएशन, रिटर्न ऑन ग्रोथ। तो हमारा सिलेबस एज प्लान हम लोग 30 नवंबर को खत्म करेंगे बच्चों, जो हमने स्टार्टिंग में प्लान भी किया था। ऑन टाइम है हम लोग। और आपका अब काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। डेट शीट अनाउंस हो गया है, डेट शीट अनाउंस होने के बाद थोड़ा सीरियसनेस बढ़ाओ, कुछ स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो। और नवंबर के बाद जब सिलेबस खत्म होगा तो टेंशन मत लेना, हम लोग टेस्ट पे फोकस करेंगे, और टेस्ट होंगे आपके ऐप में ही। और हम लोग एमसीक्यू सीरीज, केस स्टडीज, असर्शन एंड रीजनिंग, उस पर फोकस करेंगे। तो खैर वो टारगेट हमारा चलेगा।
आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मान लो मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 80-85% सिलेबस कंटेंट वाइज, लेंथ वाइज अगर बात करें खत्म हो गया है। फाइनेंशियल मैथ्स बहुत इजी है और उसमें बहुत मार्क्स भी आता है, बहुत 15 नंबर का टॉपिक है वो, तो वो भी हम लोग अभी खत्म करेंगे। आसान टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है। तो अपने से मेहनत कीजिए घर में, अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाओ। बोर्ड का आपको रिजल्ट मिल गया, मैथ्स में दम भर टाइम मिला भाई। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी देखकर बहुत खुश था। भयानक टाइम मिला अपने को, बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और एकदम टारगेट कीजिए कि मैथ्स में एकदम 80 में 80 स्कोर कर देना है। और 20 नंबर के लिए अपने स्कूल के टीचर को एकदम पटा के रखो, वहाँ एक नंबर भी नहीं खोना चाहिए। तो इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिए, मस्त वाला मार्क्स आना है। प्लीज़ टारगेट, प्लीज़ मेहनत कीजिए कि आपको एकदम 80 आउट ऑफ 80 आए। जहाँ फंस रहे हो मुझसे कनेक्ट करो, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, पर्सनली कनेक्ट कीजिए, हम लोग उसको एकदम लेकर आएंगे। ठीक है, चलो गाइस, फिर आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं अपन अगली क्लास ऑन मंडे विथ न्यू चैप्टर कॉल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और फिर हम लोग सिलेबस खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन,